राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नवस्थापित नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में निकाय द्वारा सहकारी निर्यात पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कोलकाता के उल्टाडांगा इलाके में एक मकान में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों को लगाया गया। इस घटना में 3 लोग मामूली रूप से झुलस गए। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के सोमवार शाम तक चक्रवात में तब्दील होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। इस चक्रवाती तूफान को हामून कहा जाएगा, जो ईरान द्वारा दिया गया नाम है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक मालवाहक ट्रक पर ले जाई जा रही क्रेन की चपेट में आने से एक फुट ओवर ब्रिज आंशिक रूप से ढह गया। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कर्नाटक सरकार ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद एक बार फिर उस विषय पर बहस शुरू कर दी गई, जिसने पिछले साल विवाद खड़ा कर दिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाम वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1 डिग्री कम है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 245 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के वित्त विभाग में लेखा संवर्ग के विभिन्न ग्रेड में 37 अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। इसमें 13 वरिष्ठ लेखा अधिकारी शामिल हैं, जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर उप लेखा नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें अब 4 अक्टूबर से वेतन स्तर 11 में इस पद पर नियमित कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों की वृद्धि को देखते हुए कहा कि अब कोई भी खतरा किसी से ज्यादा दूर नहीं रह गया है। साथ ही उन्होंने भारत कनाडा संबंधों पर भी अपना पक्ष विस्तार में रखा। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देखा जाए तो संघर्ष और आतंकवाद के दुष्प्रभाव को रोके जा सकने की कोई भी उम्मीद करना अब संभव नहीं है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया और NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने जो सहकार से समृद्धि की कल्पना की थी और आजादी के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उस लक्ष्य की दिशा में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना बहुत सारे उद्देश्यों के साथ की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य निर्यात बढ़ाने का, विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का है। आज नवमी का दिन है। महानवमी एक प्रकार से असत्य पर सत्य के विजय के लिए आयुध के पूजन का दिन होता है और हमारे शास्त्रों के अंदर महानवमी के दिन को ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन ही शुभ होता है। और आज इसी दिन पर राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का एक प्रकार से फॉर्मल उद्घाटन होने जा रहा है। आज इसका लोगो, ब्रोशर, वेबसाइट ये सभी सार्वजनिक किए जाएं और मोदी जी ने जो सहकार से समृद्धि की कल्पना की थी और पहली बार आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उसके लक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आज हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, एक प्रकार से ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना ये ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। निर्यात तो शायद आज भी काफी कुछ हो रहा है, मगर उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ हमने
क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को भी इसका एक लक्ष्य रखा है। अभी हमारा किसान जो उत्पादन वो करना चाहता है वो करता है। एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट के माध्यम से हम दुनिया में जो चाहता है, दुनिया में जिसकी जरूरत है वो हमारा किसान उत्पाद करेगा। इस प्रकार की क्रॉप पैटर्न को चेंज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तीसरा लक्ष्य है कि हमारे देश में ढेर सारे किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और मुझे आनंद है 12 लाख से ज्यादा किसान तो पंजीकृत हो गए, रजिस्टर्ड हो चुके और आने वाले दिनों में एक लक्ष्य है कि 2027 तक कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित कर देंगे, ऑर्गेनिक घोषित करने में सफल होंगे। अब ये 2 करोड़ से ज्यादा किसान ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बाजार में आएगा, मगर उसका सर्टिफिकेशन नहीं होगा, उसका मार्केट नहीं होगा तो किसान को कोई फायदा नहीं। ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के मार्केटिंग के लिए भी हमने इसी प्रकार की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है। इसके साथ रहकर एक अच्छे पैकेजिंग के साथ एक विश्वसनीय ब्रांड के साथ और सभी प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षणों से पार उतरने वाली अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को विश्व का बाजार में भेजने का काम करेगा और विश्व का बाजार हमारे किसान को उपलब्ध कराएगा, जिससे अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो रेट किसान को मिल रहा है इससे कम से कम 1.5 गुना या 2 गुना दाम किसान को सीधा मिल पाए। ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में किसान के लिए समृद्ध बनने का एक रास्ता खुलने वाला है और इससे हमारी भूमि भी बचेगी, जल का भी बचाव होगा, फर्टिलाइजर का भी बचाव होगा और विश्व भर के लोगों का भारत के साथ साथ स्वास्थ्य भी सुधरेगा। इसी प्रकार से बायोफ्यूल के लिए जो अलायंस, इसकी घोषणा मोदी जी ने की है। भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जिसमें 3 या 4 क्रॉप हो सकते हैं ऐसी भूमि और ऐसा मौसम अगर कोई एक देश में उपलब्ध है तो वो केवल और केवल भारत है, जहां 4 क्रॉप लिए जा सकते। अगर ये 4 क्रॉप में से एक क्रॉप भी बायोफ्यूल के प्रोड्यूस के लिए किसान चेंज कर ले तो हम भारत की बायोफ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर विश्व में भी बायोफ्यूल का निर्यात कर सकते। इसके बारे में भी हमारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एक लिंक बनाकर काम करेगा और हमारा छठा उद्देश्य है कि देश की सहकारिता को मजबूत करना। और जब मैं कहता हूं देश की सहकारिता को मजबूत करना, तब समग्र कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि पर निर्भर आबादी और समग्र ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करता हूं। मैं कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों की जीडीपी में योगदान 15% है, 15% है और आबादी है लगभग 60%। कोई देश 60% आबादी को इग्नोर कर अपने अर्थतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। जिस अर्थतंत्र में देश की 60% आबादी की जगह न हो, वो अर्थतंत्र अपने आप में कभी सफल भी नहीं हो सकता। तो हमें आगे भी बढ़ना है, जीडीपी भी बढ़ाना है और ये 60% लोगों की समृद्धि बढ़ाकर उनको रोजगार भी देना है। तो इसका एकमात्र रास्ता है कोऑपरेटिव को मजबूत करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्र की पावन महानवमी एवं विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि शारदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है। सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इसी भावना के अनुरूप प्रदेश में मिशन शक्ति के कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्र व प्रदेश की सरकारें नारी गरिमा के अनुरूप सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन की अनेक योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के प्रति जन जागरण व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नवरात्रि की 9 तिथियों में मिशन शक्ति के 4थे चरण के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इस अवसर पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां 9 दुर्गा पूजा के कार्यक्रम
हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो नारी गरिमा के अनुरूप उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई हैं, इसके प्रति जन जागरण और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का एक कार्यक्रम हम लोग वर्तमान में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। नवरात्रि में 9 तिथियों के अंदर मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं। आज महानवमी की तिथि, जहां हर सनातन धर्मावलंबी पूजा और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है, कुंवारी कन्याओं के पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, वहीं कल विजयादशमी का भी पर्व है। विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व, भारत की सनातन धर्म की पताका की विजय का पर्व। हर काल और हर परिस्थिति में जब भी दुष्प्रवृत्तियाँ प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं, सनातन धर्म ने हमेशा उस दुष्प्रवृत्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसका सामना करते हुए लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विजयादशमी का ये पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम की दुराचारी रावण पर विजय के महापर्व के रूप में हम लोग विजयादशमी के इस आयोजन को संपूर्ण भारत में और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, वह बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ता है। रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह अनेक प्रकार के आयोजन इस अवसर पर हो रहे हैं। विजयादशमी का पर्व भी पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो, मैं इसकी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हर प्रदेशवासी के जीवन में उत्साह, उमंग और खुशहाली का माध्यम बनेगा। मेरी प्रदेश के सभी नागरिकों को अपनी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास है कि जगतजननी माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको समाज की एकता के लिए, सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए प्रेरित करेगा और प्रभु श्री राम का विराट व्यक्तित्व हर प्रदेशवासी को सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं प्रदेश के नेताओं का दौरा भी जारी है और कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने किसानों के हित में कई फैसले लिए। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार जो वादे करती है उन्हें पूरा भी करती है। 5 साल पहले हम आशीर्वाद दे रहे और थोड़ा बहुत नहीं 3/4 बहुमत से तुम्हें विधानसभा में भेजे। 15 साल के वनवास समाप्त हुए, छत्तीसगढ़ राज्य बन गई से, लेकिन लोगन मतलब छत्तीसगढ़ के राज छत्तीसगढ़िया मतलब लगभे नहीं करते से हमारे मन के राज आए। किसान है, मजदूर है, महिला मन है, युवा मन है, सियान मन है, मतलब लगभे नहीं करते से कि हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गए, छत्तीसगढ़ राज्य बन गए। जस के तस्वीर से 15 साल के संघर्ष के बाद हमारा जब मौका मिले, सब जन जब सरकार बनते, मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते तो अपन घर में जाते, बरसत पानी में हम सब शपथ ले रहे हैं और एयरपोर्ट में नेता मल्ल छोड़े, मनमोहन सिंह जी बीरी से, शरद यादव जी बीरी से, अशोक गहलोत, कमलनाथ और पुनिया जी, सब नेता मनाई हमारा आशीर्वाद देकर हमारा शपथ ग्रहण में एयरपोर्ट में छोड़े और सीधा मंत्रालय गए और मंत्रालय जाए के पहले जो फैसला और पहला फाइल जिन दस्तखत करें 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपये मांगे। दूसरा दस्तखत करें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे और तीसरा दस्तखत जिन किसान धान बेच गिरी से 1200 करोड़ रुपये उनके पटगिरी से लोन के विरुद्ध में 1200 करोड़ रुपये किसान के खाता में फिर वापस कर। एक ही दिन में 3 फैसला
और वही दिन से लोगों ने लगी कि जे कांग्रेस कहते करते और करके दिखाए। छत्तीसगढ़ के किसान के मजदूर के हित में फैसला करते हैं, गौपालक मन के हित में फैसला करें। कैसे रखे छत्तीसगढ़ के किसान के मजदूर के आय में वृद्धि हो, ओकर घर में खुशहाली आए, ये हमारे मन के प्रयास रही। और वो प्रयास में आप देखे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में चर्चा हो चुके हैं। हमारे राहुल गांधी हमारे नेता तो 2500 के लिए हमें 2640 रुपए देता, 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल खरीदी करा था। और ये बढ़ाए की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़िया नियम ही बना दे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, गोबर बेचैया वो पैसा मिलना चाहिए, मजदूरी करत तेनों पैसा मिलना चाहिए, बहुत पलायन होते और रुकना चाहिए। पूरा देश में अकेला योजना है, मजदूर मतलब सीधा 7,000 रुपये में सालाना देखे। और हिंदुस्तान में कोनो राज्य में नियम नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में। तो गरीब से गरीब के घर में कैसे हम मदद कर सका, ये हमारे मन की योजना। और उसके साथ साथ हमारे जो लड़का मन के पढ़े लिखे पर आज शासकीय विद्यालय है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, भर्ती करे पर लाइन लगे हैं। एक पद के खिलाफ 10-10, 15 झटके आवेदन आए हैं। निःशुल्क पढ़ाई हमरो गांव के लड़का, गरीब के लड़का, किसान के लड़का शहर में दिन मजदूरी करते, छोटे मोटे व्यापार करे, दुकान खोले, वो मन चाहते लड़का मन के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई हो निःशुल्क। 753 स्कूल हम खोले पूरा छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 25 लाख तक, बड़े बड़े बीमारी में 25-25 लाख तक हम सहायता करें न, सैकड़ों आदमी मन की जान बचाए के काम। तो स्वास्थ्य के, शिक्षा के, रोजगार के गौठान भी बनाए, रीपा भी हम बनाए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम 300 बनाए ताकि गांव में रोजगार मिल सके, रोजगार के पूरा अवसर। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भी आयोजन। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के साथ साथ जब तक हमारे तीज त्योहार है, हमार रोटी पिटा है, हमार बोली भाषा है, सब सम्मानित करे काम। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. दशहरा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर बीकानेर स्वीट्स रमेश नगर की ओर से हार्दिक बधाई। सोनू टेम्पो ट्रांसपोर्ट सर्विस की ओर से आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में श्री श्री मां दुर्गा पूजा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने दुर्गा महोत्सव की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देवी की उपासना का यह पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। सीएम ने कहा कि बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की भव्यता को नई चमक देने का काम करती है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की विशेष चर्चा की। भक्ति और शक्ति के प्रतीक दुर्गा महोत्सव जो कि आप सबके द्वारा यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इस दुर्गा महोत्सव की आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आज इस पावन नवरात्रों के अवसर पर आप सबके बीच में आकर एक भव्य और बहुत ही दिव्य जिस मंदिर में आप सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करने का
अवसर प्रदान हुआ और मैंने आज माँ दुर्गा से आप सभी की खुशहाली की कामना की है। ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए हमारे पूरे बंगाली समाज का बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं स्वामी विवेकानंद जी को, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को, राजा राम मोहन राय सहित बंगाल के महान सपूतों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाया, जिन्होंने एक मार्ग दिखाया, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा आगे बढ़ते रहे, संघर्षों को अपनाते रहे, लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस समाज का आप सब लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के नाम को रोशन करने का काम भी समाज के लोगों ने किया है। आज के भारत को गढ़ने में निश्चित रूप से हमारे बंगाल के समाज का बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों बहनों, जब आस्था अपरंपार हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान स्थिति परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश बंगालमय हो जाता है। दुर्गा पूजा पर जो ये पर्व है, हम बचपन से देखते आए हैं। इस पर्व पर अनेकों जगह पर कहीं दुर्गा पूजा होती है, कहीं काली पूजा होती है और कहीं पर हर जगह पर देवी की उपासना का एक पर्व पूर्णता के साथ मनाया जाता है। बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को कहीं न कहीं एक नई चमक देने का काम करती है, नई ऊर्जा देने का काम करती है, नए रंग देती है और नए श्रृंगार देती है। हम माँ का श्रृंगार करते हैं, माँ और प्रकृति हम सबको कहीं न कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम करती है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण का लगातार एक संकल्प के रूप में प्राथमिकता के आधार पर देश के अंदर काम चल रहा है। हम सब कैसे भूल सकते हैं, अभी अभी कुछ ही दिनों पहले देश के अंदर वो काम हुआ है हमारी माताओं बहनों के लिए, जो काम देश आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि उस काम को करें कि अपनी माताओं बहनों के लिए नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कर दिया, बिल बना दिया, कानून बना दिया। भाई बहनों, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना हो या फिर जन धन योजनाओं में हमारी माताओं बहनों के खाते खुलवाने का काम हो, या स्वच्छ भारत के तहत इज्जत घर बनाने हो, शौचालय बनाने हो, या हर किसी को रसोई गैस का सिलेंडर देना हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बृहत कार्य किया है। आंगनबाड़ी बहनों का लंबे समय से मानदेय नहीं बढ़ा था, मिनी आंगनबाड़ी बहनों का लंबे समय से मानदेय नहीं बढ़ा था। भाई बहनों, ये हमारी ही सरकार है, आपकी सरकार है, जिसने उन बहनों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया है। लंबे समय से रुका हुआ ये मानदेय। हरियाणा में विधानसभा व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप नेता सुशील गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान आप नेता ने कहा कि आप पार्टी हरियाणा के हर गांव और शहर के हर वार्ड में पहुंच चुकी है और सभी जगह 21 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान की सूची जारी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आप पार्टी लगभग 11,000 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है और आम आदमी पार्टी का जमीनी स्तर पर संगठन का निर्माण तेजी के साथ हुआ है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा में 7,000 नए पदाधिकारी 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेंगे। ये करीब 350 पेज की सूची है, आज इसको जारी किया जा रहा है। लगभग आम आदमी पार्टी हरियाणा के हर गांव में और शहर के हर वार्ड में पहुंच चुकी है। वहां पे हमने 21 मेंबरों की कमेटी का गठन कर दिया है और आज जो हम सूची जारी कर रहे हैं, ये ग्राम सचिव और वार्ड प्रधान की सूची को हम जारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लगभग 6,500 ग्राम सचिव और वार्ड प्रधानों की नियुक्ति की है। इसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको सबको दे देंगे।
लगभग अभी तक आम आदमी पार्टी 11,000 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का जमीनी स्तर पे संगठन का निर्माण बहुत तेजी के साथ हुआ और हर गांव में और हर वार्ड में पहुंच के जो लोगों ने अभिनंदन किया, जो लोग जुड़े, जो लोग कह रहे थे कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग आएं और हम उससे जुड़ना चाहते हैं। 7,500 से ज़्यादा गांवों और वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। वहां पे हम समितियां बना चुके हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराने के लिए हरियाणा के अंदर 29 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जब आएंगे तो हमारे सभी ये जो नवनियुक्त 6,500 से ऊपर पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर पहुँचेंगे और वो शपथ ग्रहण करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 विधानसभाओं पे और 10 की 10 लोकसभा के चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ 2024 में हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी और एक ईमानदार सरकार बनाएगी जो हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचारी व्यवस्था को ख़त्म करेगी, अच्छे स्कूल और कॉलेज बनाएगी, अच्छे हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी का निर्माण करेगी, युवकों को बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार देगी, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगी, 24 घंटे बिजली देगी, दिल्ली की तरह मुफ्त देगी, 24 घंटे पानी देगी, दिल्ली की तरह मुफ्त देगी। और दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से हम किसान का ख्याल रख रहे हैं, महिला का ख्याल रख रहे हैं, जवान का ख्याल रख रहे हैं, हर किस्म से चौतरफा विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास हरियाणा के अंदर भी होगा। दिल्ली के अंदर आज से कई साल पहले सारे उद्योगों के अंदर सीएनजी लगा दी गई, सारी बसेस के अंदर सीएनजी लगा दी गई, ऑटो के अंदर सीएनजी लगा दी गई, पोल्यूशन कम करने के लिए काम किया। हरियाणा कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर किसान की बात को ध्यान दिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार जब फसल बिकने का टाइम आता है तो मंडी में बिकने के लिए छोड़ देती है, पोर्टल का खेल खेलती है। जब बाढ़ आती है तो कहते हैं पोर्टल पे चढ़ाओ, रेता चढ़ जाता तो 2-2 साल तक हटाते नहीं है, जमुना के बैराज खोलते नहीं है ताकि किसान डूब रहा है तो डूबे, पानी नहर की तरफ खोलते हैं, दूसरी तरफ नहीं खोलते। परंतु किसान की प्रबंध कैसे करे, किसान को पराली जलाने के मजबूर इस सरकार ने कर रखा है। आज की रिपोर्ट अगर आप देखें तो हरियाणा के अंदर भी पोल्यूशन के लेवल हाईएस्ट है, तो पूरे देश में। इसका मतलब कि जो पोल्यूशन है उसकी वजह से अगर किसी को लगे कि पराली जो यहाँ जलती है उसका नुकसान दिल्ली में होता है, पंजाब में जलती है उसका नुकसान दिल्ली में होता है, नहीं, जहाँ जो किसान जलाता है उसके बच्चों को भी उसका नुकसान होता है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर पराली के लिए हरियाणा सरकार दावा करती है कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आए, कहा कि बेलर मशीन पे सब्सिडी देते हैं, हम खुली चुनौती दे रहे हैं सरकार को, 80,000 बेलर मशीन कहती है सरकार, सारे कागज पे ले आए किस किस को सब्सिडी दी है, 20,000 मशीनें भी ग्राउंड के ऊपर नहीं है। सरकार कहती है 5 लाख एकड़ में घोल देंगे किसानों को ताकि आग नहीं लगानी पड़े। जब ये कटाई शुरू हुई, जब पराली खेत में थी, तब एक भी किसान के पास अगर उस घोल का पैकेट पहुंचाओ पूरे हरियाणा के अंदर, तो आप मुझे बता दीजिए हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं वो कागज के ऊपर हैं, वो जमीन पे लागू नहीं हो रही हो। इस वजह से मजबूरी में किसान कहीं कहीं पर पराली जलाता है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम